क्या हो अगर पढ़ाई लिखाई, डिग्रियां और सालों की कड़ी मेहनत एक सफल करियर की गारंटी बनने के बजाय बेरोजगारी का ही सबसे बड़ा कारण बन जाए। सुनने में तो ये काफी अजीब लग सकता है। अजीब तो है ही, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में एक सीधा सा गणित बैठाया जाता है ना, कि अच्छी शिक्षा का मतलब है एक सुरक्षित नौकरी। बिल्कुल, समाज का हर वर्ग इसी स्थापित फॉर्मूले पर आंख बंद करके भरोसा करता है। हाँ, लेकिन अगर आंकड़े चीख चीख कर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हो तो क्या होगा। आज की ये गहन चर्चा कोई आम चर्चा नहीं है। आज हम अर्थव्यवस्था के एक ऐसे चौंकाने वाले विरोधाभास को समझने जा रहे हैं जिसने पूरे श्रम बाजार की नींद उड़ा रखी है। और देखिए, इस विरोधाभास को समझने के लिए हमारे पास एक बेहद प्रासंगिक आधार सामग्री है। हम अर्थशास्त्री अजीत रानाडे के उस विस्तृत लेख पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत में डिग्री ट्रैप यानी शिक्षा के इस खतरनाक जाल की परतें खोलता है। डिग्री ट्रैप? मतलब शिक्षा ही एक जाल बन गई है? जी। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि कैसे उच्च शिक्षा आज के समय में सीधे तौर पर उच्च बेरोजगारी की ओर ले जा रही है। एक ऐसा समय जहां युवा एक ठहराव वाले निजी क्षेत्र को छोड़कर सालों साल सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे भागने को मजबूर हैं। बिल्कुल, और ये सच में हैरान करने वाला है कि हम एक ऐसे जाल की बात कर रहे हैं जिसे समाज खुद अपने हाथों से बुन रहा है। सही कहा। रानाडे जी ने अपने लेख में 2023 के जो आंकड़े पेश किए ना, वो किसी भी स्थापित सोच को हिला देने के लिए काफी हैं। हाँ, वो डेटा बहुत कुछ कहता है। इन आंकड़ों के अनुसार देश में स्नातकों यानी ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी दर 29% है। और अब इसके बिल्कुल विपरीत तस्वीर देखिए। जिन लोगों ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, जो पूरी तरह से अनपढ़ हैं, उनमें बेरोजगारी की दर मात्र 3% है। एक मिनट, मुझे इस 3% बनाम 29% वाले आंकड़े पर थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? आमतौर पर तो यही माना जाता है ना कि बिना पढ़ाई लिखाई वाले लोगों को काम मिलने में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता होगा। उनके पास कोई विशेष कौशल नहीं होता, फिर उनकी बेरोजगारी दर इतनी कम कैसे हो सकती है? देखिए, इसका जवाब हमारी अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही क्रूर जमीनी हकीकत में छिपा है। जो व्यक्ति अनपढ़ है, वो अक्सर समाज के उस आर्थिक तबके से आता है जहां वो बेरोजगार रहने का जोखिम उठा ही नहीं सकता। हाँ, उनके लिए तो रोज काम करना जरूरी है। बिल्कुल, उसके लिए हर दिन काम करना उसके और उसके परिवार के जीवित रहने की शर्त है। उसे अपना पेट पालने के लिए जो भी काम मिलता है, चाहे वो निर्माण स्थल पर दिहाड़ी मजदूरी हो या बोरे उठाना हो, वो उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। मतलब वो काम चुनने की स्थिति में नहीं होता। एकदम सही। लेकिन एक स्नातक की स्थिति बहुत अलग होती है। मतलब शिक्षा उस स्नातक के अंदर कुछ अपेक्षाएं पैदा कर देती है। हाँ, यही बात है। जब कोई व्यक्ति 3 या 4 साल कॉलेज में बिताता है, तो अपनी डिग्री के साथ साथ वो कुछ सामाजिक और आर्थिक उम्मीदें भी पाल लेता है। कि मुझे तो ऑफिस वाली नौकरी ही चाहिए। बिल्कुल, वो अपनी डिग्री के स्तर से नीचे का काम नहीं करना चाहता। वो दिहाड़ी मजदूरी या कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसे वो अपनी शिक्षा के स्टेटस से कमतर मानता हो। और यहीं पर एक और बड़ा झटका लगता है। रानाडे के लेख में स्नातकों की आय को लेकर जो विश्लेषण है, वो इस पूरी तस्वीर को और भी निराशाजनक बना देता है। हाँ, वो आय वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम 2011 से देखें तो स्नातकों की जो कागजी आय है, जिसे अर्थशास्त्र में नॉमिनल अर्निंग्स कहा जाता है, उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है। कागज पर सैलरी बढ़ी है। हाँ, लेकिन अगर हम इसमें महंगाई यानी मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल कर लें तो उनकी वास्तविक आय या रियल वेजेस में भारी गिरावट आई है। देखिए, ये एक ऐसा गणित है जिसे समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी स्नातक की सैलरी में पिछले कुछ सालों में 10% की वृद्धि हुई। ठीक है। उसे कागज पर देखकर खुशी होगी कि चलो मेरी आय बढ़ रही है। लेकिन अगर उसी दौरान बाजार में रोजमर्रा की चीजों की महंगाई 15% बढ़ गई है, तो असल में उसकी क्रय शक्ति तो घट गई ना। बिल्कुल, वो पहले के मुकाबले कम सामान खरीद पा रहा है। जी, पिछले एक दशक में स्नातकों की इसी वास्तविक क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई है। उनकी डिग्रियां उन्हें वो आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। इस पूरी स्थिति को देखकर मुझे एक विचार आ रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी छात्र ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी और कीमती साल लगाकर एक बहुत महंगे वीआईपी क्लब का पास खरीद लिया हो। ये सोचकर कि ये पास उसे अंदर एक शानदार जिंदगी देगा। बिल्कुल, और जब वो उस वीआईपी क्लब के अंदर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वीआईपी सेक्शन तो पूरी तरह से खाली और बंद पड़ा है। हाँ,
वहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, और जो सारा असली काम है या मौका है वो बाहर साधारण लाइन में ही हो रहा है। सही कहा। वो पास, वो डिग्री जिसके लिए उसने इतनी कीमत चुकाई, अब सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गई है, जिसका उस क्लब के अंदर कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यह वीआईपी पास वाली तुलना इस डिग्री ट्रैप को बहुत सटीकता से परिभाषित करती है। वो पास असल में शिक्षा और बाजार की मांग के बीच की उस गहरी खाई को दर्शाता है जिसे हम स्किल मिसमैच कहते हैं। स्किल मिसमैच। हाँ, मतलब जो चाहिए वो सिखाया नहीं जा रहा। एकदम सही। बाजार को आज जिन कौशलों की जरूरत है, हमारी शिक्षण संस्थान और उनकी डिग्रियां वो कौशल नहीं दे पा रही हैं। तो यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर 67% बेरोजगार युवा स्नातक हैं और उनकी डिग्री उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं दिला पा रही है, तो वे अपनी युवावस्था के इन महत्वपूर्ण सालों में कर क्या रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। वे अपना समय कैसे बिता रहे हैं? और यहीं से ये विश्लेषण एक और गहरे मुद्दे की तरफ मुड़ता है, सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं का वो जुनून जो एक तरह का सम्मोहन बन चुका है। देखिए, जब निजी क्षेत्र में अवसर सूखने लगते हैं या वे पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पाते, तो युवाओं का ध्यान स्वाभाविक रूप से उस इकलौते सुरक्षित विकल्प की ओर जाता है जो बचा है, यानी सरकारी क्षेत्र। जी। रानाडे का लेख इस सरकारी नौकरी के आकर्षण के पीछे के अर्थशास्त्र को बहुत गहराई से समझाता है। आकर्षण कहना तो शायद एक बहुत ही छोटा शब्द होगा। लेख में जो बताया गया है वो किसी जादू से कम नहीं है। सरकारी नौकरियां निजी क्षेत्र की शुरुआती नौकरियों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक वेतन देती हैं। 4 गुना? ये बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और बात सिर्फ वेतन की नहीं है, इसके साथ मिलती है जीवन भर की पक्की नौकरी की गारंटी, सामाजिक रुतबा और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी शानदार सुविधाएं। नियम है जो एक पूरी पीढ़ी की मानसिकता को पूरी तरह बदल रहा है। आज सरकारी नौकरी सिर्फ एक करियर विकल्प नहीं रह गई है, ये एक लॉटरी का रूप ले चुकी है। लॉटरी, बहुत सही शब्द है। और इस लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए युवा अपनी जिंदगी के सबसे उत्पादक साल दांव पर लगा रहे हैं। हम यहाँ अक्सर 5 से 10 साल तक के समय की बात कर रहे हैं। बाप रे, 5 से 10 साल? हाँ, लाखों युवा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग जैसी राज्य स्तरीय और अन्य केंद्र स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एक कमरे में बंद होकर अपनी युवाओं के बेहतरीन साल निकाल देते हैं। मैं यहाँ थोड़ा रुककर इस बात को चुनौती देना चाहूंगी। हाँ। 1 मिनट के लिए सोचिए, किसी भी नौकरी के लिए अपनी युवावस्था के 5 से 10 साल दांव पर लगा देना। सुनने में अजीब लगता है। अजीब नहीं, बल्कि एक ऐसे छोटे से कमरे में बंद होकर किताबें रटना जहां सफलता की दर शायद 1% या उससे भी कम हो। क्या ये पूरी तरह से अतार्किक नहीं लगता? पहली नजर में देखने पर यह मतलब ये तो अपनी जिंदगी के सबसे ऊर्जावान सालों को जुए में हारने जैसा हुआ ना। इसमें समझदारी कहाँ है? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। पहली नजर में ये बिल्कुल अतार्किक या बेवकूफी भरा लग सकता है, लेकिन रनाडे इस व्यवहार को अर्थशास्त्र के नजरिए से देखते हैं। अच्छा। और वो इसे तार्किक प्रतीक्षा या रैशनल वेटिंग का नाम देते हैं। तार्किक? एक ऐसे कमरे में 5 या 10 साल तक रट्टा मारना जहां 99% लोग फेल होने वाले हैं, ये तार्किक कैसे हो सकता है? ये तो एक भ्रम है। देखिए, इसे उस युवा के आर्थिक नजरिए से समझिए। जब इनाम इतना बड़ा हो, 4 गुना ज्यादा वेतन, किसी भी आर्थिक मंदी में नौकरी न जाने की सुरक्षा और पेंशन, इनाम तो बड़ा है। तो एक 22 या 23 साल के युवा के लिए ये गणित एकदम सही बैठ जाता है। वो सोचता है कि अगर वो 5 साल बिना किसी कमाई के कड़ी मेहनत करके ये नौकरी पा लेता है, तो उसकी बाकी की 35-40 साल की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। अच्छा, मतलब वो इसे एक निवेश मान रहा है। बिल्कुल। वह इस 5 साल के नुकसान को एक आजीवन सुरक्षा के प्रीमियम के रूप में देखता है। चलिए, एक पल के लिए ये गणित मान भी लेते हैं, लेकिन उस युवा के लिए सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वो 5 या 10 साल तक बिना कुछ कमाए खाएगा कैसे? यही तो मुख्य बात है। ये वेटिंग पीरियड मुफ्त तो नहीं है ना। कमरे का किराया, कोचिंग की फीस, खाने का खर्च, ये सब कौन उठा रहा है? ये एक बेहद शानदार सवाल है और यही इस पूरी व्यवस्था का इंजन है। लेख इसका जवाब परिवारों की बढ़ती आय में ढूंढता है। परिवारों की आय? हाँ, पिछले कुछ दशकों में समग्र रूप से भारतीय परिवारों की आय में वृद्धि हुई है। अब कई माता-पिता इस आर्थिक स्थिति में हैं कि वे अपने 25 या 30 साल के बेरोजगार बच्चे का खर्च उठा सकें। अच्छा, तो परिवार इस तैयारी को स्पॉन्सर कर रहे हैं? सही कहा। परिवार इस तैयारी को सब्सिडी दे रहे हैं।
वे इसे खर्चे के रूप में नहीं बल्कि एक निवेश के रूप में देखते हैं कि बच्चा एक दिन ये लॉटरी जीत जाएगा। लेकिन इस तार्किक प्रतीक्षा की एक बहुत भारी कीमत है जो छिप जाती है। वो कैसे? लेख यह स्पष्ट करता है कि परीक्षा की यह सालों लंबी तैयारी युवाओं को वास्तविक कौशल विकास और निजी क्षेत्र के अनुभवों से पूरी तरह दूर कर देती है। ये तो है। वे उस वेटिंग रूम में बैठे रहते हैं, किताबें रटते रहते हैं और बाहर की दुनिया, नई तकनीक, नया बाजार तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। वे असल काम करने के बजाय सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने की मशीन बन जाते हैं। और अर्थशास्त्र की भाषा में इसे क्राउडिंग आउट प्रभाव कहते हैं। क्राउडिंग आउट। जी। सरकारी नौकरी की इस अंधी दौड़ ने निजी क्षेत्र के रोजगार और उस उम्र में सीखे जा सकने वाले कौशल विकास को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। जब 5-7 साल बाद कोई युवा इस लॉटरी में हार जाता है और हार मानकर निजी क्षेत्र में नौकरी मांगने जाता है, तब तक उसके पास कोई ऐसा व्यवहारिक कौशल नहीं बचता जो किसी कंपनी के काम आ सके। ये तो एक भयानक दुष्चक्र है। अब यहाँ से एक और बड़ा सवाल ये निकलता है कि युवा निजी क्षेत्र की तरफ मोड़ ही क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल। क्या सिर्फ सरकारी नौकरी का लालच ही इकलौती वजह है, या फिर हमारे निजी क्षेत्र में ही कोई बहुत बड़ी खामी है जो उन्हें खींच नहीं पा रही? ये सवाल इस विश्लेषण को एक और व्यापक दिशा में ले जाता है। जी। रोजगारहीन विकास यानी जॉबलेस ग्रोथ और हमारे स्थिर निजी क्षेत्र की तरफ। रानाडे के लेख का यह हिस्सा सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला है। ये हमें अर्थव्यवस्था की वो बड़ी तस्वीर दिखाता है जिसे अक्सर सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस में छुपा दिया जाता है। जीडीपी के आंकड़े। हम अक्सर देश की जीडीपी की तेज वृद्धि दर का जश्न मनाते हैं, लेकिन वो वृद्धि आ कहां से रही है और क्या वो वृद्धि नौकरियां पैदा कर रही है, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आंकड़े यहाँ बहुत ही परेशान करने वाले हैं। लेख के अनुसार 2012 और 2019 के बीच के समय को देखें तो देश की जीडीपी में हर साल औसतन 6.7% की शानदार वृद्धि हुई। बहुत अच्छी ग्रोथ है। कागज पर ये एक बहुत बड़ी कामयाबी लगती है, लेकिन उसी दौरान रोजगार में कितनी वृद्धि हुई? कितनी? मात्र 0.1%। ये तो ना के बराबर है। और इसी विरोधाभास को जॉबलेस ग्रोथ या रोजगारहीन विकास कहा जाता है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था तो बढ़ी हो रही है, पैसा बन रहा है, कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन वो पैसा नई नौकरियां पैदा नहीं कर रहा है। मतलब विकास तो हो रहा है, लेकिन उसमें इंसानों की जरूरत कम हो गई है। बिल्कुल। वो विकास पूंजी गहन या कैपिटल इंटेंसिव हो गया है, श्रम गहन नहीं। ये तो बिल्कुल एक ट्रेडमिल पे दौड़ने जैसा हो गया। ट्रेडमिल। हाँ, मतलब हम डिस्प्ले स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जीडीपी का मीटर बहुत तेजी से भाग रहा है, 6.7 की शानदार स्पीड से, लेकिन जो इंसान उस ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, जो रोजगार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो उसी जगह पर खड़ा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण। वो पसीना तो बहुत बहा रहा है, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ट्रेडमिल का ये उदाहरण इस स्थिति को बहुत ही सटीक ढंग से समझाता है। और देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ठहराव। मैन्युफैक्चरिंग। लेख एक बहुत ही गंभीर बात की ओर इशारा करता है कि पिछले 2 दशकों से हमारे कुल वर्कफोर्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा 12 से 14% के बीच ही अटका हुआ है। ये सुई आगे ही नहीं बढ़ रही है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ना इतना जरूरी क्यों है? हम तो आईटी और सर्विसेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। देखिए, आईटी और सर्विसेज अर्थव्यवस्था को पैसा दे सकते हैं, लेकिन वे लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। अच्छा। अगर हम वैश्विक इतिहास को देखें, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या हाल ही में चीन हो, यही वो क्षेत्र रहा है जिसने कृषि से निकलने वाले लोगों और नए स्नातकों को बड़े पैमाने पर मिडिल क्लास नौकरियां दी हैं। तो जब देश में फैक्ट्रियां ही नहीं लगेंगी तो नौकरियां कहां से आएंगी? बिल्कुल। जब बड़े पैमाने पर उत्पादन ही नहीं होगा तो उन लाखों स्नातकों को काम कहां मिलेगा जो हर साल कॉलेजों से बाहर आ रहे हैं? इसी ठहराव की वजह से वो समस्या पैदा हो रही है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में वीआईपी पास के साथ किया था, स्किल मिसमैच। हाँ, वही बात। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है कि आज केवल 8.25% स्नातक ही ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जो उनकी योग्यता और उनकी डिग्री के स्तर के अनुसार है। ये आंकड़ा इस पूरी चर्चा का सबसे चिंताजनक हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 92% स्नातक वो काम नहीं कर रहे हैं जिसकी उन्होंने पढ़ाई की थी। 92%? लेख स्पष्ट बताता है कि इनमें से लगभग आधे स्नातक तो प्राथमिक या अर्धकुशल यानी सेमी स्किल्ड कार्य करने को मजबूर हैं।
मतलब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मैनेजमेंट की डिग्री ली, हम्म। लेकिन बाजार में उन डिग्रियों के लायक नौकरियां ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मजबूरन गुजारा करने के लिए एक स्नातक को क्लर्क का काम, डिलीवरी बॉय का काम या कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसके लिए शायद 10वीं या 12वीं पास होना ही काफी था। सही कहा। ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं है, ये एक इंसान के स्वाभिमान और उसके आत्मविश्वास पर एक बहुत बड़ी चोट है। और जब बाजार में नई नौकरियां ही नहीं बन रही और जो थोड़ी बहुत बन भी रही हैं वे डिग्री के स्तर की नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि युवा उस तरफ जाएंगे? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए वे वापस उसी सरकारी नौकरी के लॉटरी टिकट की तरफ भागते हैं। ये पूरी तरह से एक अंधीन चक्र बन गया है जहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। तो अब तक के इस गहन विश्लेषण में हमने ये तो समझ लिया कि समस्या क्या है और इसकी जड़ें कहाँ हैं। हाँ, डिग्री ट्रैप असल में एक ऐसा जाल है जहां शिक्षा रोजगार की गारंटी नहीं दे रही, बल्कि सरकारी नौकरी के एक अंतहीन और निराशाजनक इंतजार की ओर धकेल रही है। जी। और इसका कारण है एक ऐसा निजी क्षेत्र जो नई नौकरियां पैदा करने में नाकाम रहा है। अब सबसे अहम सवाल, क्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? रास्ते तो हैं। रानाडे जी ने इस स्ट्रक्चरल क्राइसिस या संरचनात्मक संकट को सुधारने के लिए क्या उपाय सुझाए हैं? रानाडे जी ने इस संकट को दूर करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और ढांचागत सुधारों की बात की है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे एक गोली खाकर रातों रात ठीक किया जा सके। सिस्टम को बदलना होगा। बिल्कुल। उनका पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है अप्रेंटिसशिप, यानी प्रशिक्षुता के मॉडल में एक बड़ा बदलाव। अप्रेंटिसशिप तो हमारे यहाँ अभी भी होती है ना, कई कंपनियां करवाती हैं। इसमें ऐसा क्या नया करने की जरूरत है जो रातों रात बदलाव ले आएगा? देखिए, अभी जो अप्रेंटिसशिप का सिस्टम है वो बहुत ही सीमित और कागजी है। लेख ये समझाता है कि हमें ऐसे प्रोग्राम शुरू करने चाहिए जो सीधे तौर पर नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स द्वारा संचालित हों। अच्छा। और सबसे अहम बात यह है कि कंपनियों पर यह कानूनी या नैतिक दबाव नहीं होना चाहिए कि अप्रेंटिसशिप पूरी होने के बाद वे उस व्यक्ति को स्थायी नौकरी पर ही रखें। मतलब अगर हायरिंग की मजबूरी खत्म कर दें तो वो ज्यादा लोगों को सिखाएंगे। एकदम सही। अगर ये अनिवार्यता पूरी तरह खत्म कर दी जाए तो कंपनियां बिना किसी डर के कहीं ज्यादा युवाओं को अपने यहाँ काम सिखाने के लिए तैयार होंगी। इससे युवाओं को वो वास्तविक बाजार का अनुभव मिलेगा जो उन्हें किताबें नहीं दे सकती। यानी उन्हें किताबी दुनिया के उस वेटिंग रूम से निकालकर सीधे फैक्ट्री के फ्लोर या ऑफिस की डेस्क पर असली काम का अनुभव दिया जाए। बिल्कुल। इसके अलावा लेख में श्रम सुधारों यानी लेबर रिफॉर्म्स पर भी बहुत जोर दिया गया है ना? लेबर रिफॉर्म्स इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा और जटिल हिस्सा है। इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। हमारे देश के श्रम कानून ऐतिहासिक रूप से इतने सख्त रहे हैं कि कंपनियां स्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने से ही खौफ खाती हैं। खौफ? वो कैसे? एक कंपनी तो चाहेगी ना कि उसके पास अच्छे स्थायी कर्मचारी हों। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 लोगों को स्थायी नौकरी पे रख लिया। ठीक है। कल को अगर बाजार में मंदी आ जाए या कंपनी को अपना उत्पादन कम करना पड़े, तो हमारे कानूनों के तहत उन कर्मचारियों को निकालना या छटनी करना लगभग असंभव होता है। सरकारी मंजूरियां लेनी पड़ती हैं जो कभी मिलती नहीं। अच्छा, तो मतलब इस निकालने की पाबंदी के डर से कंपनियां रखने से ही कतराती हैं। बिल्कुल। वे इस झंझट से बचने के लिए स्थायी नौकरी देने के बजाय ठेके पर या कैजुअल लेबर को रखना पसंद करती हैं। रानाडे का तर्क है कि हमें इन कठोर कानूनों को बदलना होगा ताकि कंपनियों का ये डर खत्म हो। ये तर्क समझ में आता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। वो क्या? का मुकाबला कर पाएंगे? ये बहुत सही सवाल है। एक ऐसा चुंबक जो 4 गुना ज्यादा सैलरी, पक्की सुरक्षा और जीवन भर की गारंटी देता है। क्या हमारी असली चुनौती उस चुंबक की शक्ति को कम करना नहीं है? जब तक वो आकर्षण रहेगा, युवा वहीं भागेंगे। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है और रानाडे जी एक तीसरा समाधान बिल्कुल इसी दिशा में प्रहार करता है। उनका स्पष्ट मानना है कि जब तक हम सरकारी नौकरियों के इस असाधारण प्रीमियम को कम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सुधार पूरी तरह काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? क्या सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी कम कर दे? ये तो किसी भी सरकार के लिए राजनैतिक आत्महत्या जैसा होगा। सैलरी कम करना व्यवहारिक नहीं है, ये सच है, लेकिन लेख ये सुझाव देता है कि सरकारी नौकरियों में जो बेशुमार अतिरिक्त सुविधाएं और पर्क्स मिलते हैं, उनमें भारी कटौती की जा सकती है। पर्क्स कम किए जाएं? मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी? हाँ, यानी सरकारी नौकरी भी 5 या 10 साल के अनुबंध पर हो, जिसके बाद काम के आधार पर उसका नवीनीकरण हो। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के बीच का जो भारी अंतर है वो कम होगा। तब शायद युवा 10 साल तक सिर्फ एक सरकारी फॉर्म के इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। बिल्कुल।
इसके साथ ही लेख में मार्केट इन्फॉर्मेशन यानी लेबर मार्केट की जानकारी को बेहतर बनाने की बात भी कही गई है, ताकि सर्च फ्रिक्शन कम हो। हाँ, ये एक बहुत व्यावहारिक समाधान है। अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ नौकरियां खाली होती हैं और दूसरी तरफ योग्य उम्मीदवार भी होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। दोनों एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाते। जी, इसे दूर करने के लिए बेहतर जॉब पोर्टल्स और लेबर मार्केट के सही डेटाबेस की जरूरत है। इस पूरी चर्चा को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हमारी अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली एक बहुत बड़ी उलझी हुई गांठ बन चुकी है, जिसे खोलना कोई आसान काम नहीं है। लेख में इसके लिए एक बहुत ही सटीक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है, गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट इसका मतलब एक ऐसी जटिल उलझन से है जिसे खोलना लगभग नामुमकिन लगता है। एक तरफ हमारे स्नातक उस सरकारी लॉटरी के चक्कर में अपने कीमती साल बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा निजी क्षेत्र कछुए की चाल से चल रहा है। और इन दोनों मोर्चों पर एक साथ काम करना ही इस गांठ को सुलझाना है। बिल्कुल सही। तो चलिए इस विस्तृत चर्चा को अब समेटते हैं। आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि डिग्री ट्रैप कोई हवाई बात नहीं है। ये एक बहुत ही कड़वी और खतरनाक जमीनी हकीकत है। एकदम सही। हमने देखा कि कैसे आज के समय में सिर्फ एक डिग्री होना रोजगार की गारंटी नहीं रहा। हमने तार्किक प्रतीक्षा के उस कड़वे सच को समझा, जहां युवा 10-10 साल तक एक परीक्षा के इंतजार में अपनी जवानी खपा रहे हैं। और वो जॉबलेस ग्रोथ का ट्रेडमिल भी। हाँ, वो ट्रेडमिल जो तेजी से भाग तो रहा है लेकिन किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचा रहा है। देखिए, ये चर्चा इस बात को भी रेखांकित करती है कि ये विषय केवल नीति निर्माताओं की चिंता तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी छात्र बाजार की इस वास्तविकता को समझता है तो वो शायद सिर्फ एक डिग्री के भरोसे बैठने के बजाय नए अवसरों की तलाश करेगा। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस विश्लेषण से मिला ज्ञान यकीनन देखने का नजरिया बदलता है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसे विचार के साथ इस बातचीत को रोकना चाहूंगी जिस पर शायद हमें लंबे समय तक विचार करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, बताइए। आज हमने आंकड़ों की बात की, अर्थशास्त्र की बात की, जीडीपी की रफ्तार की बात की, लेकिन एक पल के लिए इन सबसे दूर हटकर सोचिए। जब किसी देश की सबसे अधिक शिक्षित पीढ़ी, ऊर्जा और सपनों से भरे युवा अपने जीवन के सबसे रचनात्मक और महत्वपूर्ण 5 से 10 साल सिर्फ एक छोटे से कमरे में बैठकर एक परीक्षा के इंतजार में अपनी जिंदगी को एक लॉटरी टिकट की तरह दांव पर लगाकर बिता देते हैं, बहुत ही गंभीर स्थिति है ये। तो क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि इसका असर आने वाले दशकों में हमारे पूरे समाज की मानसिकता पर क्या पड़ेगा? उस रचनात्मकता का क्या होगा जो उन 10 सालों में कुछ नया बना सकती थी? वो मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य भी जो बंद कमरे में टूट रहा है। बिल्कुल। क्या वो वीआईपी क्लब का पास जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, सिर्फ आर्थिक रूप से जेब खाली नहीं कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे एक पूरी की पूरी पीढ़ी के आत्मविश्वास को भी खोखला कर रहा है? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो अर्थशास्त्र की किताबों से बाहर निकलकर सीधे समाज की चेतना पर चोट करता है। शायद अब वो समय आ गया है कि समाज सफलता के उस पुराने फॉर्मूले को ही फिर से लिखे। एकदम सही। एकदम सही। इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे की गहराइयों पर विचार जरूर कीजिएगा।